चंद सेकंड में ही छोटे से ब्लॉकेज से 100% ब्लॉकेज में तब्दील हो जाता है, तब इसकी वजह से एक हार्ट अटैक आ सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हर किसी की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आएगी, इसको हम बदल नहीं किसी सकते। के जी हाँ, वो ब्लॉकेज भले ही इतने ज्यादा ना हो कि ब्लड सप्लाई को रोके, उनको बॉर्डरलाइन स्टेनोसिस कहते हैं, बट उनका कैलिबर नॉर्मल नहीं रहेगा। बीपी डायबिटीज जो हमारे समय के एक कहिए तो एपिडेमिक बनते जा रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से हैं इन रिस्क फैक्टर में? जी हाँ, सो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे कॉमन जो भारत में है और वर्ल्ड ओवर है वो है डायबिटीज। फुल बॉडी चेकअप क्या होता है? फुल बॉडी चेकअप कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को बताते हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में नहीं बताते। ईसीजी का खराब आना तो एक साइन है, अच्छा, बट ईसीजी का नॉर्मल आना ये बिल्कुल गारंटी नहीं करता कि आपका हार्ट नॉर्मल है। एंजियोप्लास्टी में एक तार को आपके पैर की आर्टरी से डालते हैं और उसको हार्ट की आर्टरी में पहुंचाते हैं, जिससे कि जो ब्लॉकेज है उसको साफ किया जा सके। अच्छा, इन शॉर्ट मान लीजिए आपके घर के पाइप में ब्लॉकेज आ गया और आपको पता है ब्लॉकेज है, तो आप एक क्या करेंगे, तार लेके उसको खोलने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप यही एंजियोप्लास्टी है। हेलो, वेलकम। आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, और मैं हूं अतुल। आज का एपिसोड एक बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर है। बीमारी का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो आज के समय में हार्ट डिजीज़ का सबसे सामान्य और सबसे गंभीर रूप बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर वैभव मिश्रा। डॉक्टर वैभव से इस विषय में, इस बातचीत में हम जानेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ असल में क्या होती है, इसके लक्षण, कारण और इलाज क्या होता है, इसके विकल्प क्या हैं और कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पे हम बात करेंगे। इस टर्म को अगर आसानी से समझाना चाहें कि ये है क्या, किसी को डायग्नोज होता है ये बीमारी, कोई इस बीमारी के बारे में, इससे जो इससे पीड़ित है वो कैसे समझे इस बीमारी को? जी हाँ, सो कोरोनरी आर्टरी वो धमनियाँ हैं जो हमारे हृदय को रक्त पहुंचाती है। यानी कि आपको जैसे पता होगा, हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, बट हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन पहुंचाता है? ये काम कोरोनरी आर्टरी करती है। सो ये कोरोनरी आर्टरी वो धमनियाँ हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं। अब अगर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ब्लॉकेज, जो आपने सुना हो, ब्लॉकेज आते हैं, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, स्ट्रेस की वजह से जब इनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं तो हमारे ब्लड को उचित मात्रा में, हमारे हार्ट को उचित मात्रा में ब्लड मिलना कम हो जाता है। ऐसा जब एक्सरसाइज करते वक्त होता है या किसी एफर्ट के करते वक्त होता है तो हमें एंजाइना या पेन महसूस होता है, और कई बार ये ब्लॉकेज चंद सेकंड में ही छोटे से ब्लॉकेज से 100% ब्लॉकेज में तब्दील हो जाता है, तब इसकी वजह से एक हार्ट अटैक आ सकता है। सो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें कि ब्लॉकेज की वजह से एंजाइना या छाती में तेज़ दर्द से लेके माइनर हार्ट अटैक से लेके मेजर हार्ट अटैक, जिसमें आपने आए दिन सुना हो लोग जिम में करते हुए जान चली गई या कहीं भी जान चली गई, का एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। यानी कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसलिए कहा जाता है कि ये जो ब्लॉकेज आ जाते हैं कोरोनरी आर्टरी में, उसकी वजह से जो रक्त संचार में कमी आती है और उससे एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं, इस वजह से इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अच्छा, ब्लॉकेज जो आप बता रहे हैं सर, ब्लॉकेज अपने आप में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये ब्लॉकेज के कारण क्या हैं और कैसे ये ब्लॉकेज को थोड़ा सा समझाना चाहें अगर आप? देखिए, ब्लॉकेज वैसे ही है जैसे कि अगर आपके घर में कोई ड्रेन पाइप है या कोई पाइप है, उसमें ब्लॉकेज आने की वजह से पानी रुक जाए, उसी तरह ब्लड सप्लाई में कमी। अब ये ब्लॉकेज क्यों बनते हैं? इसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न, कुछ इसके मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर एडवांसिंग एज होता है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हर किसी की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आएंगी। इसको हम बदल नहीं किसी सकते। के? जी हाँ, वो ब्लॉकेज भले ही इतने ज़्यादा ना हो कि ब्लड सप्लाई को रोके, उनको बॉर्डरलाइन स्टेनोसिस कहते हैं, बट उनका कैलिबर नॉर्मल नहीं रहेगा। इसको समझना बहुत आसान है। जैसे आपकी शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जैसे आपकी एज आएगी, आपने बोला हर किसी के, यस हर किसी के, क्योंकि किसी के शरीर में कम झुर्रियाँ पड़ेंगी, किसी के में ज़्यादा पड़ेंगी। जिस तरह आपकी बॉडी की एजिंग होती है, आपकी बोन्स वीक होती है, आपकी स्किन वीक होती है, आपके बाल गिरते हैं, उसी तरह जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो हमें ब्लड सप्लाई पहुंचा रही हैं बचपन से लेके, उनमें भी तो कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस ब्लॉकेज के फॉर्म में आते हैं। तो नेचुरल हो गया, बिल्कुल हीमोडायनेमिक स्ट्रेस। बट अब ये नेचुरल प्रोसेस किसी किसी में ज़्यादा रहेगा। जैसे आपने देखा, बाल हर किसी के गिरते हैं, बट कुछ लोग 30-40 साल की उम्र में गंजे हो जाते हैं, कुछ 80-90 तक उनके बाद। सो उसी तरह ये ब्लॉकेज किसी किसी में जल्दी आ जाएंगे।
फिर बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें जल्दी आ जाएंगे, जैसे कि मसलन डायबिटीज़ अगर आपको है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपको बीपी रहता है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके माँ बाप किसी को इस तरह की प्रॉब्लम Genetic. रही है जेनेटिक, तो आपको ये होने का चांस ज़्यादा है। उसी तरह स्मोकिंग, स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि भाग दौड़ नहीं करना, एक जगह पर बैठे रहना, डाइटरी फैक्टर्स भी इसमें हैं बहुत ज़्यादा, तेल मसाले और हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन सब का सेवन करना, इन सब से धीरे 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 ये ब्लॉकेज का प्रोसेस, तो इसको समझना आसान है। देखिए ब्लॉकेज का प्रोसेस होगा ही होगा एज के साथ साथ, बट अगर आपके बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स तो जल्दी होने लगे। इन रिस्क फैक्टर में बीपी, डायबिटीज़ जो हमारे समय के एक कहिए तो एपिडेमिक बनते जा रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से हैं इन रिस्क फैक्टर में? जी हाँ, सो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे कॉमन जो भारत में है और वर्ल्ड ओवर है वो है डायबिटीज़, और ये सबसे खतरनाक है, सबसे घातक है, इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ के अपने कोई लक्षण नहीं होते, लक्षण इसके कॉम्प्लिकेशंस के होते हैं। यानी कि जब डायबिटीज़ और हाई शुगर की वजह से हमें हार्ट में ब्लॉकेज आने लगे, दिमाग में ब्लॉकेज आने लगे, आँखों की नसें में दिखना बंद हो जाए, इस तरह सारे एंड ऑर्गन डैमेज मिल करके ये है। जी हाँ, किडनी पे असर आने लगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं उसको, आँखों पे असर आने लगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कैटरैक्ट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह जब होने लगता है तब उसका पता चलता है। और आमतौर पे भारतीय मानसिकता ये है कि जो लोग डायबिटीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, इलाज नहीं कराना चाहते, तो वो शुगर जब बहुत लंबे समय तक छोड़ दी जाए तब उसके कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। और पहली दस्तक डायबिटीज़ की आम तौर पे ये कॉम्प्लिकेशन देते हैं, क्योंकि लोगों के बीच अभी ये जागरूकता कम है कि डायबिटीज़ का कोई सिम्टम नहीं होता, इसलिए समय रहते जांच करना और इलाज करना ही एकमात्र इसका उपचार है। क्या सर ऐसे पेशेंट भी आते हैं ओपीडी करते हुए जो यंग पेशेंट हैं और स्मोकिंग की वजह से उनके ब्लॉकेज शुरू हुई हो? देखिए बहुत सारे, स्मोकिंग एक फैक्टर है, और ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि क्या सिर्फ स्मोकिंग की वजह से ही हुआ है। यूजुअली मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बट हाँ स्मोकिंग एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जिसको ब्लेम किया गया है। बट अगर हम आमतौर पे देखेंगे तो कुछ और रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अच्छा, आपने शुरू में बताया कि सीने में दर्द होना और ये सब लक्षण हैं, और कुछ इसके स्पेसिफिक सिम्टम हो आप बताना चाहें तो? देखिए 5 लक्षण ऐसे हैं, मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ कि 5 लक्षण ऐसे हैं जिनको किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हार्ट अटैक के नहीं, बट दूसरी हार्ट की बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं। उसमें पहला है एंजाइना या चेस्ट पेन। अब वो जो क्लासिकल चेस्ट पेन है जो कि लेफ्ट साइड या बाएं तरफ होता है, कंधे से नीचे जाता है, वैसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वैसा हो। बहुत सारे लोगों को एक हल्का सा पेन सेंटर में, जैसे निगलने में तकलीफ या जलन, कभी कभार जो है महसूस हुआ, कभी कभार होना, और अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ जलन होती है, या कुछ बोलते हैं जैसे खाना अटक गया है, कुछ गैस, ऑल दिस इज एंजाइना। ये सब एंजाइना इक्विवेलेंट है। इसके साथ जबड़े में दर्द होना, इवन सेंटर पीठ में, हार्ट के ठीक पीछे वहाँ दर्द होना भी हार्ट के। क्या हार्ट बीट भी अनयूजुअल कुछ जो है होती है? हाँ, सो पहला लक्षण जैसा मैंने बताया वो है चेस्ट पेन, उसको एंजाइना कहते हैं। दूसरा लक्षण जो कि एबनॉर्मल है वो है सांस फूलना, उसको डिस्निया कहते हैं। मतलब पहले आपकी सांस नहीं फूलती थी, वो काम करते हुए अब फूलती है, तो ये एबनॉर्मल है। ठीक है, तीसरा है पैल्पिटेशंस, जो आपने बोला, हार्ट बीट बढ़ जाना। बैठे बैठे अगर आपकी हार्ट बीट इस तरह बढ़ रही है जैसे आप दौड़ रहे हैं, वो बहुत एबनॉर्मल है। सो डिस्निया, पहले एंजाइना, डिस्निया, पैल्पिटेशन, इसके बाद सिनकोपी यानी कि चक्कर आना। ये कई सारी बीमारियों का लक्षण हो सकता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का भी लक्षण हो सकता है। कई बार नॉर्मली चक्कर आ सकते हैं, लेकिन हार्ट की बीमारियों से भी चक्कर आते हैं। और फाइनली फटीग यानी कि पूरे दिन थकान रहना, अनयूजुअल थकान रहना पूरे दिन। इसके अलावा कुछ माइनर लक्षण जैसे पैरों में सूजन आना, गर्दन की नसें दिखना, ये सारे लक्षण में से किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के लिए जो 2 लक्षण सबसे प्रमुख हैं वो है चेस्ट पेन, छाती में दर्द, और साथ में हल्की सी सांस फूलना। इसके अलावा जो कुछ सेकेंडरी लक्षण हैं, घबराहट, ये घबराहट बहुत साइंटिफिक वे में होती है। सो घबराहट होना, चक्कर सा आना, हल्का उल्टी सा आना, बेचैनी होना, सांस फूलना, और एक ठंडा पसीना आना। मैं ठंडे पसीने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे जब आप एक्सरसाइज करते हैं जो पसीना आता है वो गर्म होता है, बिकॉज योर बॉडी इज वार्म एक्सरसाइज की वजह से। वहीं जब हार्ट अटैक या किसी और गंभीर बीमारी की वजह से जो पसीना आता है वो एकदम कोल्ड स्वेट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो स्वेटिंग का मैकेनिज्म है ये बहुत डिफरेंट है।
जो नॉर्मली हमारी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है एक्सरसाइज के टाइम पे, वो बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए हो रही है, ठीक है, क्योंकि बॉडी हीट अप हो रही है। और वहीं ये जो स्वेटिंग हो रही है, ये एक्सेस ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी में एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो फियर फ्लाइट फ्राइट के टाइम पे एक्टिवेट होता है, यानी कि कभी भी आप डरेंगे एबनॉर्मल, सो वो एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में वो हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो हमें इस तरह की एबनॉर्मल चीज़ों से लड़ने की ताकत देते हैं, पर उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि दे विल कॉज स्वेटिंग। तो लेकिन ये स्वेटिंग ठंडे पसीने के फॉर्म में होगी, जो पैनिक में होती है कई बार। बिल्कुल। सो याद रखिए, अगर पसीना ठंडा है तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, ये बहुत एबनॉर्मल है, और उसमें आपको तुरंत सावधान होकर ये सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और एक नज़दीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए। क्या सर ये सिम्टम जो है महिलाओं और पुरुष में एक जैसे होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं? आम तौर पे महिलाओं और पुरुष में सिम्टम एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम कुछ सिचुएशंस की बात करें जैसे कि डायबिटीज़, सो डायबिटीज़ में हम कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। अब इनको साइलेंट क्यों कहते हैं? साइलेंट सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इनमें पेन नहीं होता, छाती में क्लासिकल दर्द नहीं होता, पर दूसरे लक्षण जैसे कि सांस फूलना, घबराहट, पसीना आना, चक्कर आना, पैल्पिटेशंस होना, ये सब रहेंगे। पर क्लासिकल प्लेन जिसे कहते हैं ना कि लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, वो नहीं होता। निगलने में तकलीफ, हल्की सी जलन, बर्निंग, ये सारे सेंसेशन रहेंगे, इसलिए इनको साइलेंट कहा जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में ये सिम्टम्स डेफिनेटली अलग होते हैं। मेल फीमेल में ऐसी कोई अलग अलग नहीं पाई हुई है। अच्छा, इसके सर डायग्नोसिस पे अगर जाएं तो एक आम जागरूक इंसान जो हर साल अपना मेडिकल चेकअप कराता है, जिसमें ईसीजी भी है, लिपिड प्रोफाइल भी है और ब्लड की जो सामान्य जांचें हैं, क्या उसमें ये पकड़ में आ सकती है बीमारी या इसका कोई स्पेसिफिक जांच है? बिल्कुल, मैं आपको एक और चीज़ इस आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक आजकल एक नया टर्म आया है, फुल बॉडी चेकअप। और लोग आमतौर पे जब मेरे पास आते हैं और किसी को हार्ट अटैक होता है, लोग बोलते नहीं हम तो बिल्कुल स्वस्थ थे, हमने तो फुल बॉडी चेकअप कराया था। आमतौर पे मैं ये आजकल 10 में से 2 मरीजों से सुन रहा हूँ कि मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया था 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, साल भर पहले, उसमें तो सब नॉर्मल था। तो देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि ये फुल बॉडी चेकअप क्या होता है। फुल बॉडी चेकअप कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को बताते हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में नहीं बताते। ईसीजी, अगर हम बात करें ईसीजी, तो ईसीजी बिल्कुल एक पिक्चर की तरह है। एक पिक्चर मतलब हम फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं। वो आपका हार्ट उस वक्त तो स्वस्थ था, ये बता सकता है, या उस वक्त एबनॉर्मल था, पर क्या किसी फिजिकल एक्सर्शन पे मिलने पे वो वैसे ही रहेगा, वो नहीं बता सकता। तो एक ईसीजी भी बहुत पुअर गाइड है। ईसीजी का एबनॉर्मल आना, ईसीजी का खराब आना तो एक साइन है। अच्छा, बट ईसीजी का नॉर्मल आना ये बिल्कुल गारंटी नहीं करता कि आपका हार्ट नॉर्मल। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, ईसीजी और इको 2 ऐसे टेस्ट हैं जो आपके हार्ट के फंक्शन के बारे में बताते हैं, पर दोनों का ही नॉर्मल आना इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आपका हार्ट नॉर्मल है। तो क्या करना है ये जानने के लिए कि आपका हार्ट नॉर्मल है? देखिए, ईसीजी का ये एक दूसरा वेरिएशन जिसे टीएमटी कहते हैं या एक्सरसाइज स्ट्रेस कर करते हैं, जिसमें ईसीजी आपको मशीन पे दौड़ा के आपका हार्ट रेट बढ़ा के लिया जाता है। अगर वो नॉर्मल आता है तो आप मान सकते हैं कि आपका हार्ट नॉर्मल है। उसी तरह नॉर्मल एको के बजाय स्ट्रेस एको, जो कि आपको दौड़ा के या आपको दवाई दे के आपके हार्ट रेट को एक बढ़ा के लिया जाए कि अब बढ़े हुए हार्ट रेट पे हार्ट कितनी कसरत कर सकता है, वो अगर नॉर्मल आता है तब आप मान सकते हैं कि आपका हार्ट नॉर्मल है। क्योंकि रिस्क फैक्टर इतने अलग हैं, डायबिटीज़ है और आपका बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपने सिर्फ एक ब्लड टेस्ट कराए हैं और वो मेटाबॉलिक टेस्ट अगर आपके नॉर्मल है, उसमें कहीं से ये लक्ष्य साफ नहीं होगा कि आपका हार्ट नॉर्मल है। आपको ऐसा मानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आप स्मोक करते हैं, आपके माँ बाप को बीमारी रही है, तो इट इज़ बेटर कि आप इसके आगे के टेस्टों के लिए जाएं, यानी कि एक्सरसाइज स्ट्रेस एको या एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट, इन सब को कराएं। अच्छा, किसी को ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है, फिर उसका इलाज कैसे शुरू होता है? देखिए, इलाज इस पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे कैसे पहुँचे हैं। मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पेक्ट्रम है। अगर ब्लॉकेज स्टेबल है तो आपको एंजाइना या चेस्ट पेन होता रहेगा। जब जब आप एक्टिविटी करेंगे आप रुक जाएंगे, वो बंद हो जाएगा। अच्छा, इस स्टेज को क्रोनिक स्टेबल एंजाइना कहते हैं। एक दूसरी स्टेज आती है जिसमें ब्लॉकेज अचानक से फट जाता है और वो 70% से 100% हो जाता है,
उस केस में आपको हार्ट अटैक हो जाता है। सो दोनों में उपचार सेम भी है और डिफरेंट भी है। मान लीजिए आपको इन दोनों ही टेस्ट में कॉमन ये है कि जब भी आप चेस्ट पेन इस तरह के सिम्टम्स से पहुंचेंगे और डॉक्टर को लगता है कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वो आपको एक एंजियोग्राफी के लिए बोलेंगे। उसके साथ में अगर आपको उनको ये शक है कि आपको अभी हार्ट अटैक हुआ है या हो रहा है, तो कार्डियक एंजाइम करके एक ब्लड टेस्ट है जो कि नॉर्मल ब्लड में डिटेक्टेबल नहीं होता, 0 होता है उसका लेवल, उनका लेवल बढ़ा हुआ होगा। अगर वो लेवल बढ़ा हुआ है तब इस चीज़ पे 100% मोहर लग जाती है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, यानी इसमें कि सर अगर ये भी आप हो कि कई लोग कहते हैं कि नहीं माइनर आया था, ये मैं भी आपको इसको भी बता समझाते हुए चलिएगा। सो देखिए, अगर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेंगे और कैसे बताएंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। नंबर 1, ईसीजी करेंगे। वो ईसीजी हो सकता है आपका नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल ईसीजी है और उसमें अगर हार्ट अटैक वाले चेंजेस हैं तो कंफर्म है कि आपको हार्ट अटैक है। बट अगर सोचिए ईसीजी नॉर्मल है, तब क्या? उसके साथ कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको ट्रॉप लेवल्स और CPK-MB किया जाता है। ये कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें ही मिलता है। तो इसका जैसे ही हार्ट अटैक होगा, हार्ट की मसल को डैमेज होगा, ये ब्लड में पहुंच जाएगा। यानी कि नॉर्मली इसका लेवल 0 ही रहेगा, पर अगर ये ब्लड में है तो वो साफ बता रहा है कि आपको पिछले 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक हुआ है। प्लस इसका लेवल कई डिपेंडिंग ऑन कौन सा टेस्ट है कुछ घंटे तक बढ़ा रहेगा, यानी कि पीछे पुराने आए हुए हार्ट अटैक को भी बता देगा। अगर ये दोनों बढ़े हुए हैं तो आपको हार्ट अटैक है। इन शॉर्ट, जैसे आप बोल रहे हैं माइनर अटैक, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, आपका ईसीजी नॉर्मल है एक तरह से, लेकिन आपके सिर्फ ब्लड टेस्ट बढ़े हुए हैं, तो हम उसको माइनर अटैक ड्रॉप टेस्ट कह रहे हैं आप। यस। अच्छा, और किन मरीजों को सर इसमें जो है सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? सो देखिए, इमरजेंसी में अगर कोई जैसे चेस्ट पेन करके पेशेंट आए, उनकी एंजियोग्राफी की जाएगी अगर ये दोनों टेस्ट पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर उनको 1 या 2 ब्लॉकेज हैं और उस वक्त हार्ट अटैक आ रहा है तो उनको तुरंत एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोला जाएगा इमरजेंसी में। थोड़ा एंजियोप्लास्टी को समझाइएगा, इस टर्म को अक्सर लोग जो है न्यूज़ में वगैरह सुनते रहते हैं, होता क्या है? देखिए, एंजियोप्लास्टी में एक तार को आपके पैर की आर्टरी से डालते हैं और उसको हार्ट की आर्टरी में पहुंचाते हैं, जिससे कि जो ब्लॉकेज है उसको साफ किया जा सके। अच्छा। इन शॉर्ट, मान लीजिए आपके घर के पाइप में ब्लॉकेज आ गया और आपको पता है ब्लॉकेज है, तो आप एक क्या करेंगे, तार लेके उसको खोलने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप यही एंजियोप्लास्टी है। अच्छा। उस तार के द्वारा उसको खोल पाना ही एंजियोप्लास्टी है। बाद में उसमें एक छल्ला फंसा दिया जाता है जिससे ब्लॉकेज दोबारा ना बने। पर अगर सोचिए ये ब्लॉकेज कई सारे आपके कई सारे बाथरूम मल्टीपल है और किचन कई जगह, तो आपको सारी पाइपलाइन चेंज करानी पड़ेगी। सो वो पाइपलाइन चेंज कराना इज इक्वलेंट टू ए बाईपास सर्जरी। अच्छा। जहाँ आपके हाथों से, पैरों से या अंदर से नसें लेके नई नसें लगा दी जाती हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप इमरजेंसी में चेस्ट पेन करके आते हैं और उस वक्त बहुत इमरजेंसी है और 1 या 2 नसों में ही ब्लॉकेज है तो आपकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। लेकिन अगर ब्लॉकेज 2 से ज़्यादा नसों में है और तब उनको चेंज किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, जिसको कि बाईपास सर्जरी के माध्यम से। और क्या सर्जरी के बाद ये दोबारा लौट सकती है बीमारी या पूरी तरह ठीक हो जाता है मरीज? देखिए, उस वक्त तो आपको बिल्कुल नई नसें दे दी जाती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको कोई एक नया कपड़ा या नई कार दे दी जाए। अब उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप इन नसों को किस तरह रखते हैं। आमतौर पे हम बोलते हैं कि 10, 15, 20 साल लाइफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे कितनी भी लाइफ ले सकते हैं अगर आप संतुलित जीवन जिएंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे, रेगुलर दवाइयाँ लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इन नसों के ब्लॉकेज होने का, दोबारा ब्लॉकेज बनने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जिस तरह आपकी कुदरती नसें या वो नसें जो आपको भगवान ऊपर वाले ने दी थी या बाई बर्थ मिली थी, उनमें ब्लॉकेज डेवलप हो गए, तो ये जो नसें हमने लगाई हैं इनमें भी हो जाएगा अगर आप आपका अपना ख्याल नहीं रखते। अगर आप टाइम पे दवाई नहीं लेंगे, BP की दवाई नहीं लेंगे, शुगर की दवाई नहीं लेंगे, उसको कंट्रोल में नहीं करेंगे, अपनी डाइट कंट्रोल में नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे, यानी कि वो सारे रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से बीमारी हुई है उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो दोबारा बनेगा। और कितनी कॉमन है बीमारी सर अभी आपको ये एक्सपीरियंस करते हुए? देखिए, ये बहुत कॉमन है, इसका एक एपिडेमिक है। अच्छा। और एपिडेमिक जब हम बोले, हिडन एपिडेमिक है। ये ऊपर नहीं पता चल रहा, इट इज़ लाइक आइसबर्ग। आइसबर्ग जैसे जितना ऊपर होता है उससे ज़्यादा नीचे होता है। भारतीय पेशेंटों में, भारतीय लोगों में इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत सारी अवधारणाओं के तहत डॉक्टर के यहाँ जाते नहीं हैं, अस्पताल में जाते नहीं हैं, चेकअप नहीं कराते हैं। उनको लगता है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इनसे कुछ नहीं होता, और वाकई कुछ नहीं होता,
क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पहली दस्तक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आपको कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में देंगे। वो सिर्फ आपके कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में ही आके बताते हैं कि हम हैं, उसके पहले वो कभी नहीं बताएंगे। तो ये सिग्नल्स देते हैं। बिल्कुल। ये अब इसका इलाज कैसे होगा? आपके रेगुलर चेकअप से होगा। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, और अब इसको इंडियन पेशेंट्स के लिए तो 35 कर दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ और जल्दी हो रही है बीमारियाँ, और बीपी यंग लोगों को है ही सबको। बिल्कुल, इसको 35 कर दिया गया है। तो अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है, अगर आपको कोई और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके माँ बाप कोई बीमारी रही है, आप स्मोक करते हैं, आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपको अपना टाइमली हेल्थ चेकअप करा के, और आप फिजिकली इनएक्टिव है तो टाइमली हेल्थ चेकअप करा के उस स्टेज में बीपी को पकड़ना है जहाँ पे उसको बिना दवाइयों के कंट्रोल किया जाए। लोग कहते हैं क्या बीपी डायग्नोज हो गया तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ये सच भी है, क्योंकि आमतौर पे जिस स्टेज पे बीपी डायग्नोज होता है लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका होता है। एक बहुत अर्ली स्टेज है जहाँ पे वो रिवर्सिबल है। अभी जैसे ये बीपी के एक हमारी रेंज है जो हम लोग हाई स्कूल की बुक्स में भी पढ़े हैं कि 120-80 है। क्या इस रेंज में अभी कोई बदलाव आया है बीपी के? देखिए, मोटे तौर पे तो यही रेंज है। हाँ, हम ये मानते हैं कि एज के साथ बीपी बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जो आर्टरीज हैं वो सख्त हो जाती हैं, कैल्शियम डिपोजिशन और बहुत सारे एज रिलेटेड चेंजेस से, तो बीपी आपका बढ़ता है। तो फिर इसको 140-90 कर दिया गया है। यानी कि 140-90 गाइडलाइंस चेंज होती रहती है, बट रफली वेगली हमारी जनता के लिए 140-90 इज़ द वैल्यू फॉर ट्रीटमेंट, कि जिसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली आपका बीपी है तो हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा देखिए, इस पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अक्सर लोग आते हैं एक रीडिंग लेके कि इतना बीपी था, तो हम उस रीडिंग पे ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करते। जब आपका बीपी कंसिस्टेंटली 7-8 दिन तक बढ़ा हुआ हो तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और वो जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो वो थोड़े लंबे समय चलता है, जब तक वो नॉर्मल ना आ जाए। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल से सर जो ये ब्लॉकेज होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, ब्लॉकेज के सिम्टम वही होंगे, चाहे वो स्मोकिंग अलग से नहीं हो, होते हैं कुछ? बिल्कुल नहीं। चाहे वो स्मोकिंग से हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल से हो, चाहे डायबिटीज़ से हो, सिम्टम्स वही होंगे जो मैंने बोला, या तो एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन जो कि होता है एफर्ट एक्टिविटी पे, से लेके हार्ट अटैक जो बैठे बैठे भी हो जाए। क्या अगर बैड कोलेस्ट्रॉल अगर रिपोर्ट में आता है तो उससे भी जो है ब्लॉकेज हो सकती है, बहुत दिनों तक बना रहे तो? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल इज हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इज ए नोन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग दीज ब्लॉकेज। तो बिल्कुल हो सकती है, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी में हाई रहेगा, उससे ब्लॉकेज बनने का चांस ज़्यादा है। अगर जब मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके माँ बाप को किसी के माँ बाप को 55 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक आया है या बाईपास या स्टेंट हुए, तो उनको भी ऐसा होने का चांस है। ये चीज़ कैसे होती है? ये कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी जीन्स होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करती हैं, और यहाँ पे मैं डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी बॉडी में इंटरनल मेटाबॉलिज्म से भी काफ़ी सारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो आप बाहर से उसका सेवन करें या ना करें, बट अगर हमारी बॉडी में वो जीन्स डिफेक्टिव हैं तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो प्लाक्स के फॉर्म में धमनियों में जमेगा। और ऐसा यूं होता है कि जो बहुत सारी जीन्स रिक्वायर्ड होती है उनमें से अगर एक भी डिफेक्टिव है तो उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, और ये हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती है। सो जो पास ऑन होता है वो एक्चुअली इज़ ए डिफेक्ट इन मेटाबोलाइजिंग कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल को एक तरह से मेटाबोलाइज करने या ख़त्म करने में जो जीन्स रखे हैं वो, पर वो मैनिफेस्ट होता है हार्ट डिजीज़ के फॉर्म में। आपने एंजियोप्लास्टी के बारे में बताया, बाईपास के बारे में बताया। एक बहुत कॉमन चीज़ है मरीजों में, वो है स्टेंट लगना है उनको। ये किस सूरत में लगता है? देखिए, स्टेंट एंजियोप्लास्टी ही जो मैंने बताया उसी को स्टेंट कहते हैं। अच्छा। पहले ज़माने में सिर्फ उसको तार से खोल दिया जाता था, बलून एंजियोप्लास्टी कहते थे। अब उसको तार से खोलने के बाद एक स्टेंट फंसा दिया जाता है जिससे वो दोबारा ब्लॉकेज ना बने। अच्छा, वो एंजियोप्लास्टी का ही दूसरा रूप है। ये एंजियोप्लास्टी का ही। अच्छा, तो जैसे ये बातचीत करते हुए ये समझ में आ रहा है कि ये बीमारी ज़्यादातर हमारे दिनचर्या से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो इस दिनचर्या को बदलने के लिए क्या क्या सुधार करना चाहिए? इसमें कैसे इस बीमारी से हम बच सकते हैं? जो ये सुन रहे हैं जो लोग, कि ऐसे आप बता रहे हैं कि ये 35-40 कॉमन हो गई है इसकी एज, इसको कैसे इससे बचा जाए इससे? देखिए, इसको बचने का जो तरीका है वो बहुत आसान है और हर किसी को पता है। सबसे पहला जो चीज़ है वो है एक संयमित जीवन। जब मैं संयमित जीवन की बात करता हूँ तो जिसमें कि हम अपनी डाइट या अपने भोजन से लेके जितना सब्सटेंस अब्यूज़ या इसकी बात करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब को जितना हम कम करें, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ना करें, अल्कोहल जितना कम करें, उसी तरह भोजन की जब हम बात करें तो बहुत ज़्यादा तला भुना फैटी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट वगैरह होता है, वो सब ना लें।
रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हार्ट में ब्लॉकेज कैसे नहीं बनेंगे? देखिए, अगर आपका हार्ट तेज बीट कर रहा है, उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा है, इसको समझना बहुत आसान है। वो नदी जिसमें फ्लो ज़्यादा है उसके रुकने का चांस कम है, बट अगर उसमें फ्लो कम है तो उसमें अपने आप ब्लॉकेज का ही बन जाएगा। सो अगर आपके हार्ट एक्सरसाइज करता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका हार्ट एक्सरसाइज करता है, तेज बीट करता है, उसमें सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ब्लॉकेज बनने का चांस कम है। प्लस इससे बीपी होने का चांस भी कम है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी नसें ब्लड फ्लो पहुंचाने के लिए एक्सपैंड होती हैं, फिर वो कोलैप्स करती है। इस तरह उनमें इलास्टिसिटी बनती है। पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उम्र के साथ ये लचीली नहीं होती, रिजिड हो जाती है, तो आपको बीपी हो जाता है। इसको कंपेयर करने के लिए आप देखिए, बहुत इजी एग्जांपल है। आपने वो देखा होगा पाइप जिससे हम गार्डन में पानी देते हैं, वो लचीला होता है। वो हमारी पहले की स्टेज है आर्टरीज की, 10, 15, 20, 30 साल, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन बाद में आपने वो लेड पाइप देखा है, जो मोटा पाइप किचन में सप्लाई होता है, फिक्स रहता है, उसमें बीपी बढ़ जाता है। सो ये जो पाइप है गार्डन होस, वो लेड पाइप में बदल जाता है। बहुत सारे चेंजेस जो मैंने बताया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसमें एक्सरसाइज ना करना भी है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी नसें लचीली रहेंगी, उसमें हाइपरटेंशन होने का चांस कम रहेगा, ब्लॉकेज होने का चांस कम रहेगा। तो संतुलित डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग या धूम्रपान ना करना, ये सारी चीज़ें, समय पे सोना, समय पे जगना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। आमतौर पे इसको करना आसान नहीं है, क्योंकि इसको करने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो अक्सर हम में कम रहता है। वो इसलिए कम रहता है क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम चाहते हैं तुरंत रिजल्ट। और ये जो है, जैसा आपने बोला, ये हमारी जीवन शैली से होते हैं। तो ये आपको अपनी जीवन शैली में लाना पड़ेगा कि हमें ये करना ही है। इसका हमें फ़ायदा मिले या ना मिले, हमें दिखेगा नहीं इसका फ़ायदा, बट वो बहुत लंबे समय पे देगा। इसीलिए इसे जीवन शैली या लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। आप वंस यू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, आपको उसका फ़ायदा आगे मिलेगा। सर, जिनको ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है डायग्नोज हो गई है, ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है, उन पेशेंट की साइकोलॉजी के बारे में बताइए, जो इसका फॉलोअप कई लोग नहीं लेते हैं, दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं। जो लोग, वो पेशेंट हैं, वो लोग सुन रहे हैं, वो क्या, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी हो और अगर वो डायग्नोज हो गई है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, उनका रेगुलर चेकअप कराना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ना दवाइयाँ कभी कांस्टेंट नहीं रहती। बीपी फ्लक्चुएट होता रहेगा, सर्दियाँ आएंगी बीपी बढ़ जाएगा, आपकी दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। शुगर भी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इन सबको कंट्रोल में करना, उस ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना, यानी कि बढ़ाना घटाने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप सिर्फ एक ही दवाई लेते रहेंगे, कुछ दिनों में आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज भी बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि समय समय पे आप अपने स्पेशलिस्ट से मिलके उन डोजेस को चेंज कराते रहें, या एटलीस्ट इतना इंश्योर करते रहें कि सब कुछ ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बीमारी बड़ी है, लेकिन इसके कारण बहुत मामूली हैं, जिन्हें आप दिनचर्या से और अपना जीवन शैली को ठीक करके और सिम्टम्स के प्रति सजग रह करके बिल्कुल इसको पकड़ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब बहुत लंबे समय तक छोड़ दी जाए तो एक बड़ा रूप ले लेती है। ज़रूरत ये है कि इनको उस वक्त पकड़ा जाए जब ये छोटी है, और इसका जो भी उपचार है उस वक्त किया जाए जब ये बहुत छोटे हैं। तो इसी तरह जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज, लोग कहते हैं एक्सरसाइज करने से कितने दिन में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने सिर्फ साल, 2 साल, 3 साल एक्सरसाइज की तो इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन योर हार्ट, एटलीस्ट आपको 10 साल रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। कितनी करनी है सर, इसको भी जरा बता दीजिए, बता रहे हैं तो। ये बहुत ज़रूरी है। कितनी करनी? कम से कम 35 से 40 मिनट। हमें क्या करना है? हमें कार्डियो करना है, वो एक्सरसाइज जिसमें हार्ट रेट बढ़े, तेज़ चलना, पसीना आए, साइकिलिंग। जी हाँ, हार्ट रेट बढ़े, पसीना आए, तेज़ चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्सरसाइज करनी है जिससे हार्ट रेट बढ़े। और कितना करना है? कम से कम 35 से 40 मिनट। ड्यूरेशन कितने दिन? हफ्ते में कम से कम 5 दिन, इतना करना है। अगर हम बात करें चलने की, तो आपने अक्सर देखा हो लोग वॉक करते हैं, लोग सोसाइटी में वॉक कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बात करते हुए, आपस में गपशप करते हुए। क्या इसका कोई फ़ायदा है? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। जो स्टेप काउंट आजकल लोग जो है स्मार्ट वॉच, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ये एक आपको रफ गोल दिया गया है। अगर आप वो स्टेप काउंट पूरे दिन में कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ एडिंग टू योर एक्टिविटी, नो डाउट, कैलोरीज कम कर रहा है वो, पर क्या आपकी कार्डियक फिटनेस को? नहीं। अगर आपको कार्डियक फिटनेस चाहिए तो आपको एक टाइम में वॉक करना है 30 मिनट, कि आपका हार्ट कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करता रहे। वो 5000 स्टेप आपने 24 घंटे में चले या आधे घंटे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये नहीं बताया गया है। देखिए 30 मिनट से 40 मिनट कंटिन्यूसली वॉक करने में आपकी हार्ट की उतनी एक्सरसाइज होगी जो रिक्वायर्ड है। पर अगर आप वही 5,000 स्टेप, 7,000 स्टेप, 10,000 स्टेप 24 घंटे में चलेंगे तो उसका बेनिफिट हार्ट पे नहीं है, उसके दूसरे बेनिफिट हैं, आपके जोड़, आपके मेंटल स्टेट, बहुत सारे दूसरे फायदे मिल रहे हैं वगैरह। हाँ, लेकिन उसका डायरेक्ट फायदा आपके हार्ट को नहीं मिलेगा। अगर आपको हार्ट का व्यायाम करना है तो आपको उसी वक्त चलना पड़ेगा, एट ए स्ट्रेच, बिना रुके 30 से 35 मिनट। थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की जीवन शैली अपना रहे हैं उसमें ज़रूर बदलाव आएगा और इस डिज़ीज़ के प्रति और जागरूक होंगे वो। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की हमारी बातचीत कार्डियक सर्जन डॉक्टर वैभव मिश्रा के साथ। दिल की सेहत, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लक्षण, इलाज और बचाव को लेकर हमने बात की। उम्मीद है आज की बातचीत न केवल इस बीमारी को समझने में मदद देगी बल्कि अपने जीवन में ज़रूरी बदलावों की ओर भी ध्यान दिलाएगी। याद रखिए, दिल की बीमारी हमेशा अचानक नहीं आती, कई बार वो शरीर के बहुत हल्के इशारे में अपनी बीमारी का संकेत देती है। ज़रूरत है समय रहते समझने और एक्शन लेने की। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमें लिख कर भेजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। अगर आप किसी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसे सुन रहे हैं तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।